हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फर्स्ट क्लास। चलो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफिकल एनालिसिस। तो इसमें से बहुत सारे लोग बेटा पहले ही लेक्चर पढ़ा हुआ है, वीडियो मैं दे चुका हूँ आपको, तो पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हुए बेटा तो उनको यदि पढ़ चुके हैं तो उनके लिए रिवीजन के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और बेटा मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले जा रहा हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाने। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे देखा जाता है, ग्राफिकल क्वेश्चंस, टफ से टफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो यहाँ पे एरिया और स्लोप से ना निकले, तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा। P100 फिजिक्स, मैं SD पांडे, STP सर। और बेटा तो हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट मेकर लेक्चर 3। तो बेटा आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके होंगे, लेक्चर नंबर 2 अवर्स पढ़ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में दिए गए हैं। इसके अलावा बेटा 1D के कई लेक्चर्स हैं, प्रोजेक्टाइल के लेक्चर्स हैं, सब कुछ मैं पहले भी दिया हूँ बहुत सारे। और फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट की सीरीज हम लोग की चल रही है। तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा बेटा। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे बेटा तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, अदर स्टूडेंट्स को भी इसके विषय में जरूर बताइएगा। ओके, तो आइए चलिए बेटा ग्राफिकल एनालिसिस। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि पहला क्वेश्चन से ही क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो बेटा, कह रहा पहले क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द टाइम एट विच मूविंग बॉडी विच एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन कैन अटेंड इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि जिस वस्तु के लिए बेटा ये ग्राफ दिया गया है ना, वह कब इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर में फॉलो कर लेगा इनिशियल वेलोसिटी को अपने, ये है ग्राफ बेटा। तो आप पहले से बेटा ग्राफ यदि पढ़ चुके हैं P100 फिजिक्स पर तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और यदि अभी नहीं पढ़े हुए हैं बेटा, नहीं क्लियर है, तो मैं जा रहा हूं पहले इस क्वेश्चंस को, इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत सारे, तो उसको सॉल्व करने के लिए बेटा तो पहले हम जा रहे हैं थोड़ा देर पहले एकदम बेसिक ग्राफ का कंसेप्ट बताने। ओके बेटा, तो जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कैसे देखा जाता है। तो चलो बेटा आ जाइए। तो हम लोग पहले इस पे जाने के पहले बेटा इस क्वेश्चंस पे थोड़ा देर पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा ग्राफ का कंसेप्ट सिखा दे बेटा, तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, दे बेटा तो पहला पॉइंट है हम लोगों का कि ग्राफ को हम बनाते कैसे हैं। तो एक एग्जांपल लेते बेटा, जैसे सपोज करिए कि एक क्वेश्चन के रूप में ले लिया जाए बेटा ना, तो पहले ग्राफ हम बनाते कैसे हैं। तो सपोज कर बेटा कि कोई वस्तु है और हमने इसको ड्रॉप कर दिया किसी हाइट से ना बेटा, कोई वस्तु है किसी हाइट से हम लोग उसको ड्रॉप कर दिए, उसको छोड़ दिए। तो यह जैसे मान लो बेटा कि ये कोई एक बाल है ना, और उसको हम लोग फ्री फॉल कर दिया, यानी किसी ऊंचाई से छोड़ दिया उसको। तो अब हमको कह रहा है इस क्वेश्चन में बेटा कि जो यह हाइट है h और जो टाइम है t, हाइट और टाइम के साथ ग्राफ बनाओ इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा। नंबर 1 क्या कह रहा है कि हाइट और टाइम, नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा वेलोसिटी और टाइम, नंबर 3 क्या कह रहा है वेलोसिटी और हाइट। यानी कि ऐसे डिफरेंट आपको क्वेश्चन देगा बेटा, ग्राफ बनाना होगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है बेटा, कि यही जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आइए तो देखें बेटा क्या करते हैं। देखिए सपोज करिए बेटा कि आपको पहले नंबर 2 पे चला जाए कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको बताना है। सपोज करिए कोई वस्तु गिर रही है, फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी u का मान 0 है सपोज करिए, और आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताना है। तो पहली बात तो श्योर हो जाए बेटा कि जैसे मान लें कि ऑप्शन में 4 ग्राफ बन के दिया रहेगा, A B C D 4 ऑप्शन रहेगा। तो जब आप बनाना जानेंगे सही से कि ग्राफ बनता कैसे है, तभी तो आंसर मारेंगे ना उस पर। अदरवाइज जब नहीं बनाना आएगा, यानी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा बेटा,
तो फिर क्या करना होगा कि जो अच्छा लगेगा देख के मारेंगे। तो जो अच्छा लगेगा उससे तो सिलेक्शन होता नहीं बेटा। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट कहाँ पर क्लियर होगा? P100 फिजिक्स ना बेटा। कंसेप्ट क्लियर करने वाला लेक्चर ही सारा सबको है बेटा। हर टॉपिक पर पूरे फिजिक्स पर मैं आपको बेटा P100 फिजिक्स पे मैं आपको हर टॉपिक का वीडियो दे रहा हूँ। तो चलिए बेटा देखिए, अब जैसे देखो बेटा, तो अब कभी भी यदि आपको कहीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ खींचना है ना बेटा, दो ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले बी श्योर कि आपको उस दो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कोई एक इक्वेशन याद आना चाहिए तुरंत। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है, तो अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ खींचना है तो तुरंत याद आ गया कि v बराबर यू प्लस जी टी होता है। अब देखिए वेलोसिटी भी आ गया और टी भी, टाइम भी आ गया, और वही हमको खींचना बेटा, तो तुरंत याद आ गया कि v बराबर यू प्लस जी टी होता है। ये बात तुरंत याद आ जानी चाहिए। और जो तुरंत याद आ गया बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो v बराबर जीरो प्लस जी टी आप लिख दीजिए बेटा, और आया क्या? v बराबर जी टी हो गया ना। तो देख बेटा, तो v बराबर जी टी। तो अब आपको थोड़ा सा क्लास 9th वगैरह पीछे की जो पढ़ाई हुई है बेटा, तो उसका थोड़ा याद रहना चाहिए। तो अब आपको देखते ही ये क्लियर हुआ बेटा कि v बराबर जी टी तो लग रहा है ना जैसे y बराबर एम एक्स, ये जैसा लग रहा है। अब क्लास 9th में बेटा आप पढ़े होंगे कि y बराबर एम एक्स किसका इक्वेशन है बेटा। तो यदि देखा जाए बेटा y बराबर एम एक्स क्या है, तो y बराबर ना एम एक्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बेटा। y बराबर एम एक्स किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बेटा। तो ये किसका इक्वेशन हो गया? y बराबर एम एक्स। और ये किसका इक्वेशन हुआ बेटा? ये हुआ y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। और ये किसका इक्वेशन हुआ? तो ये हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी तो बेटा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होता है? आप जाते देखो बेटा, यहाँ पर ना ये जो प्लस सी है, यानी कि जब यह y एक्सिस को प्लस में काटता है तो हम कहते हैं यह इंटरसेप्ट प्लस सी होता है, और जब यही माइनस में काटता बेटा तो आप कहते हैं क्या कि इंटरसेप्ट ना बेटा, अंतःखंड बोलते हैं इसको। तो यह जो कटा हुआ पोर्शन है माइनस सी बेटा इंटरसेप्ट क्या हो गया? माइनस में होगा, तो नीचे से लाइन पास करेगी। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा? ये y है और ये x है। तो आप कहते हैं y बराबर एम एक्स, और थीटा स्लोप कहाँ है? m क्या है बेटा? m स्लोप है। तो ये थीटा जो होता है, चाहे यहाँ थीटा हो, चाहे यहाँ पर थीटा हो, चाहे यहाँ पे थीटा बेटा, तो यह स्लोप बताता है। क्लियर बेटा? तो यह ग्राफ का स्लोप हो गया। अब जैसा बेटा, अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। तो यहाँ पे स्लोप जब निकालना होगा ना बेटा, तो बोल कि इस एंगल को ले लेंगे, यहाँ स्लोप जब बताना होगा बेटा, जब यहाँ पे स्लोप बताना होगा ना, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के थे बेटा, तो इसके बजाय स्लोप कहाँ पर देखना होगा, तो यहाँ पर लेंगे, तो ये स्लोप लेंगे बेटा। ठीक है ना? यानी कि हमेशा जो स्लोप लिया जाता है बेटा वो प्लस एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है, हमेशा प्लस एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच, तो ये आएगा स्लोप ना बेटा। अब जा देखना बेटा, अब y यानी कि अब साफ दिख रहा है कि ये तो y बराबर एम एक्स से जैसा है। तो y एक्सिस पर यदि मैं वेलोसिटी ले लूँ, y पर वेलोसिटी ले लूँ और x एक्सिस पर टाइम ले लूँ, तो यह सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा बेटा। तो देखिए, तो यहाँ पर ये ले लिया टाइम और ये ले लिया वेलोसिटी, तो सिंपल सा ग्राफ हो गया बेटा। क्या बता रहा है? यह v बराबर जी टी बता रहा है। और तो बेटा ये थीटा क्या बताएगा? तो जानते हैं, अभी भी देखा हम लोगों ने कि स्लोप बताता है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि m के स्थान पर देखिए g है ना, और m बराबर क्या होता है बेटा? m बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर m बराबर g। ओके बेटा, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रा द एनी ग्राफिकल क्वेश्चंस। ओके बेटा, अब आइए देखिए, अब अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा बेटा, एग्जांपल लिया है कि कोई वस्तु ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम एनी हाइट, and let us consider you have to plot the graph between the
वेलोसिटी एंड हाइट आर द हाइट एंड टाइम। तो नंबर 1 पे चलते बेटा। नंबर 1 अब देखिए अगेन अगला पार्ट। अब कह रहा है कि u बराबर 0 से फ्री फॉल कर रहा बाटे और आपको क्या बेटा कि यह हाइट h है और यह टाइम t है, तो हाइट एंड टाइम के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। अब आप जानते हैं बेटा कि तो अभी अभी क्या सीखा हम लोगों ने कि जब भी हमको कहीं पे ग्राफ खींचना रहे, किसके बीच खींचना बेटा? हाइट और टाइम के बीच। तो तुरंत एक इक्वेशन याद आ जाए जिसमें वो दोनों चीज़ें रहें। अब हाइट और टाइम है तो h और t के बीच का कोई समीकरण याद करिए, कोई इक्वेशन याद करिए। इक्वेशन सामने रहेगा किसी भी कभी भी ग्राफ पे, यदि आपको 4 ग्राफ दिए हैं और एक बताना है कौन सा सही है, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कोई एक ऐसा इक्वेशन हो जो आपको याद हो। इक्वेशन याद रहेगा तभी वो सॉल्व होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा देखो बहुत सिंपल सा ना, एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हो सकता है बेटा वो मैं भी लिया हूँ, आगे टफ क्वेश्चन है। तो बेटा तो अब यहाँ पर हाइट और टाइम, तो अब देखिए बहुत ही सिंपल सा जानते बेटा कि h बराबर होता है क्या? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है बेटा। u का मान चूंकि फ्री फॉलिंग का केस लिया गया है तो h का मान 0 है बेटा। तो h बराबर कितना हो गया? h बराबर हो गया हाफ gt स्क्वायर। अब देखना बेटा यहाँ पर h पर पावर कितना बेटा? h पर पावर 1, t पर पावर कितना बेटा? t पर यानी कि कितनी इंडेक्स लगी है? 2। तो इधर है h पर पावर 1, इधर है t पर पावर 2, तो क्या बनेगा बेटा? पैराबोला बनेगा। अच्छा अब देखो बेटा ऐसा क्यों हुआ, तो आ जाओ पहले हम यहाँ पे देख लिया जाए ऐसा क्यों हुआ बेटा। देखिए अभी हम लोग देखें बेटा कि जब यहाँ पर ना y बराबर mx प्लस c था, तो y पे का पावर यहाँ पे कितना था बेटा? y का पावर था 1, x का पावर कितना था? 1। अब जितने भी हैं चाहे ये वाला है तो देखिए y का पावर कितना बेटा? कुछ नहीं मीन्स 1। x का पावर क्या बेटा? कुछ नहीं मीन्स 1। यहाँ पर भी y का पावर 1, x का पावर 1। ओके बेटा, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी देखिए जो ओरिजिन से पास कर रही है y का पावर कुछ नहीं मीन्स 1, x पावर कुछ नहीं मीन्स 1। तो देख बेटा कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी दोनों साइड में यानी कि इधर जो y पर है बेटा और इक्वल लगा होगा, कुछ और भी चीज़ें लिखी होंगी, तो ये इधर मान लो x बेटा, तो इस पर भी, तो जब इधर y पर पावर 1 रहे और इधर भी 1 रहे, या इधर 2 रहे तो इधर भी 2 रहे, या इधर रूट रहे तो इधर भी रूट रहे ना बेटा। तो जब भी कभी ऐसा होता है यानी कि व्हेन, अब सीधे शब्दों में लिख दो बेटा एक लाइन कि व्हेन पावर्स, यानी कि जब भी कभी पावर्स आर सेम, बेटा कि जब भी कभी पावर्स आर सेम है कि जब भी पावर बेटा दोनों साइड में ना बराबर होगा तो ग्राफ अवश्य ही, यस, तो ग्राफ अवश्य ही क्या बनेगा बेटा? तो ग्राफ अवश्य ही क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा। तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, देखिए तो लिख दो बेटा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, तो ये पहचान हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग का क्या आ रहा है, तो यहाँ पर h का पावर कितना बेटा? 1, h के पावर 1 है और t का पावर कितना बेटा? तो देख रहे हो t का पावर 2 है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि पावर डिफरेंट हो, तो यदि पावर डिफरेंट है तो अवश्य ही वह ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला, हिंदी में बोलते हैं परवलय। अब देखो बेटा पैराबोला का इक्वेशन बाय मैथमेटिक्स देखा जाए तो इक्वेशन कैसे होता बेटा, क्यों बना? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके बेटा, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब देखोगे बेटा तो y स्क्वायर बराबर होता है 4ax। तो बेटा y स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ax। अब यहाँ पर x का पावर क्या है? 1, यहाँ पर y का पावर क्या बेटा? 2। तो अब देखो क्या बनता है, यही पैराबोला का इक्वेशन, इसलिए पैराबोला बनता है। तो जब डिफरेंट पावर आ गया तो बनेगा पैराबोला। अब देखो बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पर भी ध्यान देना है, ये पैराबोला कैसा होगा, तो मान लो बेटा कि यहाँ हमने x लिया और यहाँ पे ले लिया y, तो जिसका पावर कम होता है, तो किसका पावर कम है? x का। तो जिसका पावर कम होता है बेटा इस पैराबोला का इक्वेशन ऐसे होगा। ठीक है बेटा, इस पैराबोला का इक्वेशन बेटा ऐसे होगा। ठीक, तो दिस इज द पैराबोला। तो किसका पावर कम है? x का। तो यानी कि पैराबोला, याद रहे बेटा
कि हमेशा ही उधर बनता है जिसका पावर कम होता है। ओके बेटा, तो याद रखना बेटा कि जिसका पावर कम, पैराबोला हमेशा उसी एक्सिस पर बनेगा। क्लियर? अब देखो बेटा, तो अब यहाँ पे श्योर हो गए आपकी क्या बनना है, पैराबोला। और पैराबोला किधर बनेगा बेटा, जिसका पावर कम होगा। तो जिसका पावर कम है, एच और टी का ग्राफ बेटा, देखो तो किसका पावर कम है, तो आ जाइए फटाफट। देखो बेटा, एच बराबर क्या आया है, क्या मिला है, हाफ जी टी स्क्वायर। किसका पावर कम है बेटा, एच का पावर कितना, 1, टी का पावर कितना है, 2। तो क्या बना, देखो बेटा अब क्या बना, यहाँ ले लूँ एच और यहाँ ले लूँ टी, तो कितना पावर हुआ बेटा, किधर बनेगा पैराबोला, जिसका पावर कम होगा। एच का पावर कम है ना, तो एच की तरफ पैराबोला बने, यानी कि एच एक्स जिस एक्सिस पर होगा उस एक्सिस पर बनेगा। दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक आंसर हो गया बेटा, ग्राफ बन गया। अब देखो बेटा, अब मैं यदि कहूँ कि यहाँ पर ना, यहाँ एच ले लिया और टी को यहाँ ले लूँ, तो क्या प्रॉब्लम है, जिधर पैराबोला बेटा, जिधर कम पावर वाला रहेगा पैराबोला हमेशा उसी पर बनेगा। अच्छा, अब बोलो बेटा कहाँ बनेगा, यदि मैं यहाँ पर h ले लूँ और यहाँ पर टी स्क्वायर ले लूँ, अब बोलो बेटा किधर घूमेगा, जल्दी बोलिए, h की तरफ, नो। अब हो गया ये स्ट्रेट लाइन हो गया। क्यों, देखो बेटा, आप जानते हो कि h बराबर क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अच्छा, अब देखो बेटा, अब यहाँ आपने ग्राफ पर क्या लिया हुआ है, h, तो जिसको ग्राफ पर लिया जाता है ना बेटा, उसका पावर देखा जाता है। तो h पर यहाँ पर लिए हो h, तो अब जिसको ग्राफ पर लिए हो उसका पावर देखोगे, तो h इधर लिया बेटा, तो h पर कितना पावर है, कुछ नहीं, मीन्स 1। अच्छा, यहाँ टी स्क्वायर पूरा लिए हुए हैं, तो अपने इक्वेशन में देखेंगे कि टी स्क्वायर का पावर कितना है। तो बेटा, तो टी स्क्वायर का पावर देखो बेटा, तो टी स्क्वायर का जब पावर देखोगे तो इधर भी 1, देख रहे हैं ना, तो इधर भी 1, इधर भी 1। क्यों 1, क्योंकि जिसको ग्राफ पर लिए हो ना बेटा, उसके ऊपर का पावर देखोगे। तो इसके ऊपर टी स्क्वायर के ऊपर मेन इक्वेशन में कुछ है, नहीं है। तो जब मेन इक्वेशन में कुछ नहीं बेटा, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। तो 1 इधर और 1 इधर, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कि एच और टी का ग्राफ भी क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अब देखो बेटा, अगला कौन सा था, अगला नंबर 3 पर क्या था बेटा, वेलोसिटी एंड हाइट। अब देखो बेटा, कोई एक इक्वेशन याद करिए, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना। अब देखो बेटा, अब u बराबर क्या ले लिया, u बराबर 0 है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, 2gh हुआ। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर v का पावर 2, v के पावर 2, h का पावर, तो बेटा h पर जिसको ग्राफ पर लेना बेटा उसी का पावर देखेंगे। तो h को हम ग्राफ पर ले रहे हैं, तो उसका पावर देखेंगे कितना है, यानी कितनी घात लगी हुई है उस पर, व्हाट इज द इंडेक्स। तो देखो बेटा, यहाँ पर v का क्या है 2, h का क्या है 1। तो अब देखो बेटा क्या बनेगा, साफ दिख रहा है, दो डिफरेंट पैन है ना, तो बनना है इसको पैराबोला बनना बेटा। क्लियर। अच्छा, अब पैराबोला किधर बनेगा, जिसका पावर कम होगा। तो अब देखो बेटा कैसे बना सकते हैं आप इसको, बहुत आसानी से। देखो बेटा कितनी तरह से बना सकते हैं। तो अब यहाँ ले लिया v और यहाँ ले लिया क्या, h। देखो बेटा v और h ले रहा हूँ, और जबकि इक्वेशन में क्या है, v स्क्वायर है, लेकिन लिया क्या जा रहा है, v। तो जिसको ग्राफ पर लिया जाएगा ना, पावर उसी का देखा जाएगा। तो v लिए है ना ग्राफ पर बेटा, तो v का पावर देखेंगे 2 है। h को ग्राफ पर ले बेटा, तो h का पावर देखेंगे। अब किसका कम है, h का, तो जब इसका कम है पैराबोला उधर ही बनेगा। यानी कि क्या इसे ग्राफ बना, दिस इज द आंसर। अब देखो बेटा, फिर यदि पलट दिया जाए इसको, यानी कि दूसरे एक्सिस पर कर दूं, यहाँ h कर दूं और यहाँ भी कर दूं, तो क्या बोलूँगा बेटा, जिधर जिसका पावर कम, पैराबोला उधर ही बनेगा। ओके। अब देखो बेटा, अब मान लो कि यहाँ हमने v स्क्वायर ले लिया है ग्राफ पर, और यहाँ पे h ले लिया। अब क्या होगा, घूमेगा, नो। अब पैराबोला बनेगा, नहीं। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों बनेगा, क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट v स्क्वायर लिया है। क्लियर बेटा, ओके। चलो, तो ये तो हो गया बेटा ना कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो जब ग्राफ बनाना जानेंगे बेटा, ये बेसिक चीज़ जब जानेंगे, तब तो बड़े बड़े क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएंगे ना। क्या पढ़ रहे हैं, 300 फिजिक्स। आइए अब देखो बेटा, अब कहीं यदि ग्राफ बना हुआ, अब
तो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बनाना होता है। तो एग्जाम में अब आप जानते बेटा कि सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। तो अब बनाने का सेंस क्या है कि 4 बना बनाया रहेगा, आपको देख करके मारना है कि कौन सा सही होगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सही आंसर मारने के लिए। अब हम अगला पार्ट क्वेश्चन का कैसा होता है, अब अगला होगा बेटा कि आपको ग्राफ बना बनाया दिया होगा और आपको कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। तो अब कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सिंपल ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ले लीजिए। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ले लिया और आपसे पूछ दिया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है या एवरेज स्पीड क्या है। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम करेंगे। डिस्टेंस निकालना होगा तो एवरेज मीन्स आपको ये निकालना बेटा कि एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो बेटा कहीं पर भी 2 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं बेटा ग्राफ में। क्या क्या, एक तो ग्राफ का ना बेटा 2 ही चीज़ इम्पॉर्टेंट ग्राफ में होती है। नंबर 1 होता है ग्राफ की एरिया, ठीक बेटा, और नंबर 2 होता है ना ग्राफ का स्लोप। तो केवल किसी भी ग्राफ में बेटा ये 2 चीज़ें होती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं और जनरली अपने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों से निकल जाते हैं। अब देखो बेटा, तो एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, जानते हो ना कि एरिया मीन्स एरिया ना। तो एरिया तो जो भी एरिया इनक्लोज्ड है एक्स और वाई कर्व से बेटा, तो वह एरिया आपको फाइंड करनी होती है। तो एरिया बराबर होता है बेटा कि डी वाई इंटू डी एक्स ना बेटा, डी वाई इंटू डी एक्स ये एरिया होती है। अब डी वाई का मतलब क्या होता है बेटा, कहीं पर कोई भी ग्राफ होगा तो उसमें एक वाई एक्सिस होगी एक एक्स एक्सिस होगी। अब मान लो बेटा कि यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है और यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि अब डी एक्स बराबर क्या होगा बेटा, टाइम हो गया। और यहाँ वाई है ना, तो देखो बेटा तो डी वाई का मान क्या हो गया, डी वाई का मान बेटा वेलोसिटी हो गया। इसका मतलब ये हुआ सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो डी वाई बराबर क्या बेटा, जो भी कुछ वैल्यू गिवन along y एक्सेस, यानी कि जो y पर दिया रहता है बेटा उसी को कहते हैं dy। और dx किसको कहते हैं बेटा, तो dx बराबर होता है ना क्या कि वैल्यू गिवन along x एक्सेस, और जो x एक्सेस पर दिया रहता है उसको कहते हैं dx। और तो अब एरिया, इस एरिया निकालने के बेटा तो ये करेंगे, यानी कि एरिया सबसे पहले क्या बेटा, आप एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो एरिया बराबर क्या हुआ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा ये ग्राफ कहीं पर ऐसे बना हुआ था, तो अब हमको एरिया का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द एरिया, बेटा दिस इज द एरिया। ओके, अच्छा अब देखो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। तो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो लिखेंगे एरिया बराबर क्या होता है, मीन्स व्हाट इज द एरिया, तो एरिया इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डी वाई इंटू डी एक्स। तो बेटा तो फार्मूला जानते हो बेटा कि डी वाई इंटू डी एक्स। ओके बेटा, तो अब देखो बेटा ये अब मान लो कि यहाँ वेलोसिटी है यहाँ पे टाइम है, तो अब आपका एरिया बराबर क्या होगा बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर यही होता है डिस्प्लेसमेंट ना बेटा, यही होता है क्या। अब लिख देंगे कि यही है डिस्प्लेसमेंट। और भी कुछ होता है, हाँ यहीं से डिस्टेंस भी निकल जाता है बेटा ना, यहीं से डिस्टेंस भी निकल जाता है। क्यों, कैसे, अब देखो बेटा जैसे मान लीजिए पूरा ग्राफ पॉजिटिव है ना, तो पूरा ग्राफ का हिस्सा, पूरा ग्राफ यदि पॉजिटिव में है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यह शो कर रहा है कि वस्तु, मान लीजिए बेटा कि यहाँ पे कोई वस्तु ए बिंदु से चल रही है ना। सपोज लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड गोज टू बी, यानी कि सीधा स्ट्रेट ए से बी तक गई। और सपोज बेटा कि डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है ना डी है, तो अब ये डिस्टेंस भी डी रहा, केवल गया है, डिस्टेंस भी डी रहा बेटा और डिस्प्लेसमेंट भी डी रहा। क्यों, क्योंकि ग्राफ का कोई भी हिस्सा माइनस में नहीं, यानी कि नीचे नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि थोड़ा हिस्सा मैं नीचे ऐसे कर दूँ इस ग्राफ का, मान लो बेटा यहाँ तक है और थोड़ा हिस्सा नीचे कर दिया जाए ना बेटा, देखो बेटा थोड़ा हिस्सा यदि नीचे कर दिया, इतना हो हमारे बना हो, तो अब ये पॉजिटिव में भी हो गया और नेगेटिव में भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु यहाँ से ए से बी तक गई थी और फिर उसके बाद में वापस आई है दूसरे दिशा में या किसी और दिशा में गई है, यानी कि वापस आई है। नेगेटिव है बेटा तो वापस आई है बेटा, नेगेटिव है तो सीधे वापस आई है। और जब ये वापस आई है तो अब जितना हिस्सा वापस आई है, अब मैं कहूँ कि बेटा यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ, तो मान लो कि डी गई है और D1 आई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो D प्लस D1 हो गया, हुआ ना। अच्छा और मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो अब जो बेटा यहाँ से लेकर के डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे में से यदि हम इसको माइनस कर दें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। मीन्स क्या कि d माइनस d1 कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कहीं पर भी यदि वेलोसिटी ऑफ टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो उसकी एरिया से हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। अब डिस्टेंस से जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए अब यह एरिया मान लो बेटा कि A1 है प्लस इस एरिया को मान लिया जाए कि A2 है। तो जब हमको डिस्टेंस निकालना होगा बेटा तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट की जाएगी ना तो ये भी प्लस और ए भी प्लस। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए जब हम गए हैं तो भी प्लस लिए हैं, वापस आए हैं तो भी प्लस लिए हैं, दोनों को सम कर देंगे यानी कि यह भी प्लस ए भी प्लस, दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा बेटा ना A1 प्लस A2 तो डिस्टेंस निकलेगा। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। लेट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन यूज द पुट द ऑल वैल्यूज विद द साइन विद देयर प्रॉपर साइन। A1 क्या है पॉजिटिव, A2 क्या है नेगेटिव। तो अब आपको बेटा जब भी अब जो बेटा अब आपको मान लो कि डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस बताने के लिए क्या निकला आइडिया, A1 प्लस A2, यानी कि जो प्लस वाला है प्लस तो रहेगा ही एरिया, जो माइनस वाला ना बेटा उसको भी प्लस ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आज जब कभी भी ना बेटा जब कभी मान लो कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ना, देखिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जब आपको कभी डिस्प्लेसमेंट बताना है तो A1 माइनस A2 रखेंगे। माइनस का सेंस यहाँ पर क्या है कि आप साइन आप उसका साइन भी यूज कर रहे हैं, साइन के साथ रख रहे हैं ना बेटा, तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, अब आओ बेटा अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट जो है। अब दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, स्लोप। तो स्लोप बराबर क्या होता है बेटा, एम बराबर क्या होता है dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx तो जानते हो बेटा क्या है, dy मीन्स वैल्यू गिवन ऑन द y एक्सिस, और dx से क्या बेटा dy क्या है वैल्यू गिवन ऑन द y एक्सिस, और dx क्या है वैल्यू गिवन ऑन द x एक्सिस। तो आप यहाँ से स्लोप निकाल दें। जनरली जब भी कभी ना हमको नेचर वगैरह पता करना होता है बेटा कि नेचर ऑफ ग्राफ पता करना हो ना, या नेचर ऑफ मोशन पता करना हो, कहीं पर भी पूरी फिजिक्स की हालत, और यही नियम बेटा फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है और मैथ का भी है, यही नियम बहुत ही सिंपल। तो स्लोप बराबर एम बराबर dy बाई dx, और इसी को आप कहते हो क्या, इसी को कहते हो tan थीटा भी आप बोलते हैं इसी को। तो दिस इज द tan थीटा आल्सो। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द ग्राफिकल कंसेप्ट। ओके बेटा, तो स्लोप बराबर tan थीटा बराबर इसी को यम भी कहते हो। अब जैसे जो इक्वेशन आप लिखते हो ना बेटा, आप लिखते हो y बराबर mx, तो y बराबर mx में यम क्या है, दिस इज द स्लोप। यू कैन आल्सो राइट tan थीटा इंटू एक्स। तो आप अपने इक्वेशन को y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स भी तो लिख सकते हो ना बेटा। अच्छा, आप ऐसे भी tan थीटा को दो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो y बराबर क्या, y बराबर बेटा ऐसे भी लिख सकते tan थीटा बराबर क्या होता है dy अपॉन dx होता है बेटा, dy अपॉन dx इंटू एक्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, तो वही चीज़ें हैं सब। अब आइए बेटा, अब यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लिए बेटा, तो हम लोग उसको करने जा रहे हैं। अब आइए देखिए कि क्या क्वेश्चंस है। जो भी अभी आपने क्वेश्चंस देखा है तो वह क्वेश्चन जो अभी था शुरू में बेटा उसको करेंगे कैसे, आइए तो इसी कंसेप्ट का यूज होगा बेटा। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है ये, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देख बेटा, तो आपको करना क्या बेटा, देखिए तो यहाँ पर बेटा कि ये कंसेप्ट मेकर लेक्चर 3 ना बेटा क्लास 11 का टॉपिक है बेटा, नीट IIT JEE के लिए बेटा ये चैनल है P100 फिजिक्स। टॉपिक हम लोग का ग्राफिकल एनालिसिस, तो हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट देखने जा रहे हैं बेटा। तो बेसिक कंसेप्ट अभी हमने देखा कि ग्राफ को बनाते कैसे हैं और ग्राफ को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो ग्राफ में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बेटा। तो जब ग्राफिक में कंसेप्ट मीन्स आपको जब कोई कैलकुलेशन करना होगा बेटा तो एरिया पर जाएंगे। जब आपको नेचर बताना हो कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, ग्राफ में क्या हो रहा है, यानी कि ग्राफ का आपको नेचर बताना हो, बिहेवियर बताना हो कि हो क्या रहा है, तो जनरली स्लोप से आंसर निकल जाता है। जब कोई कैलकुलेट करके कोई वैल्यू निकाले बेटा तो एरिया पर चेक करिए, एरिया पर चेक कर लीजिए। और ग्राफ बनाना हो, यदि कोई सिचुएशन दिया गया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, तो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो क्या करिएगा, तो दो फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक x पर रहेगी और एक y पर रहेगी। तो तुरंत क्या करो ना बेटा, तुरंत बहुत आसान फिजिक्स होती है बेटा, फिजिक्स बहुत आसान होती है, हाँ पक्का। तो बेटा तो अब तुरंत ही क्या करोगे, तो दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, तो दो दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, एक को x पर लेना होगा, एक को y पर लेना होगा।
अब तुरंत बस याद करना है पहले कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हम है जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लो कहूँ बेटा ना कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि एनर्जी और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच से ग्राफ बताओ। कोई मालिक्यूल्स है, उसकी कोई मालिक्यूल्स है बेटा, कोई गैसियस मालिक्यूल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाओ। क्या करिएगा? याद करिए। हाँ बेटा याद करिए। अभी तुरंत अब कोई फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा ना बेटा तब तक ग्राफ के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता, बनाएंगे कैसे? अब हमको याद आना चाहिए। अब देखिए हमने क्या बोला बेटा, तो हमने अभी अभी बोला कि एनर्जी और बेटा एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। अब तुरंत बेटा अभी पढ़े नहीं होंगे बेटा, अभी नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़ लेंगे बेटा। तो यहाँ पे मैं इस P100 फिजिक्स पर सब कुछ दे चुका हूँ, पहले भी दे चुका बेटा, और डेली नए क्वेश्चंस नया कंसेप्ट में देता रहता हूँ, आपको डेली देता रहता हूँ। तो आप वीडियो को P100 फिजिक्स पर यदि पढ़ लेंगे तो गारंटी है बेटा, हमारी गारंटी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नंबर ला रहे हैं, तो हमारी गारंटी है कि फिजिक्स में 100% नंबर आपका बेटा IIT मेंस में और नीट में आपका 100% क्वेश्चन रखा हुआ है, 100%। आज तक बहुत सारे बच्चे लाए हुए हैं, तो आप भी अवश्य लाएंगे। चलो बेटा देखिए, अब जैसे E बराबर क्या हुआ, तो एनर्जी बेटा, तो एनर्जी अब ना बेटा ये चैप्टर अभी हो सकता है ना पढ़े हो, तो इसलिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा, और फार्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होती क्या है, तो अब बेटा होती क्या है, E बराबर हो कितना बेटा 3/2 kT ना बेटा। अब 3/2 K क्या बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 3/2 भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि E बराबर लिख सकते हैं बेटा CT, यानी C क्या है, कांस्टेंट है। तो सीधे देखो बेटा क्या आया कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया बेटा। देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मैं कहूँ ग्राफ बनाने को, तो बेटा मौखिक ऐसे देखते ही मार दोगे, कहोगे कि सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ एनर्जी है गैसेस मॉलिक्यूल की, और यदि यह टेम्परेचर है तो स्ट्रेट लाइन y = mx + c, यानी कि c यहाँ इंटरसेप्ट 0 बेटा, तो यह सीधे सीधे देखो E = CT। जैसा कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे y = mx + c लग रहा है ना, तो c का मान 0 है बेटा, यहाँ c 0 है नहीं, तो y = mx, y = mx। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करती है बेटा, ओरिजिन से ना बेटा। अब देखो जैसे मान लीजिए मैं और कोई एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लो बेटा कहूँ बेटा कि ये कोई एक सिंपल पेंडुलम है ना बेटा, मैं कहूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है और इसके टाइम पीरियड ना बेटा, देखिए टाइम पीरियड, तो मैं कहूँ बेटा कि इसके टाइम पीरियड और लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है, इसके बीच ग्राफ बनाओ। अब तुरंत आपको याद आना चाहिए कि क्या कोई ऐसा फार्मूला जानते हैं कि जो टी और सिंपल पेंडुलम की लंबाई के बीच होता है, तो आप कहेंगे हाँ, तुरंत याद आएगा कि 2π√L/G हो गया बेटा। अब जब देखना, अब ये 2π कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई हमसे मतलब नहीं रहा बेटा, तो t = क्या हो गया, कांस्टेंट हो यहाँ c कर दिया बेटा, और √L हमको जरूरत है, L ले लिया। अब t पर पावर कितना बेटा, कुछ नहीं मीन्स 1, c कांस्टेंट है उसे छोड़ दीजिए बेटा, और L क्या है, L पर पावर है ½ तो कौन पावर ज़्यादा बेटा, ध्यान दीजिए कौन सा पावर ज़्यादा है, तो देखा बेटा कि t का पावर 1 है, L का पावर ½ है, तो ये ½ है ना, ये ½ है ना बेटा, ये कम है और ये ज़्यादा है। और जानते बेटा कि पावर क्या दोनों साइड में, क्या पावर दोनों साइड में बराबर है बेटा, नहीं। तो अब देखते ही साफ दिख रहा बेटा कि पावर क्या है, डिफरेंट। तो अब यहाँ पर साफ दिख रहा बेटा कि पावर डिफरेंट है, और जब पावर डिफरेंट होता है तो ग्राफ किधर बनता है, ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला किधर बनता है, जिसका पावर कम होता है। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पर ले लूँ, मैं यहाँ पे ले लूँ, देखो यहाँ पे ले लूँ t और यहाँ पे ले लूँ लेंथ L, तो पावर किसका कम है, L का। ग्राफ किधर बने, ग्राफ क्या ऐसा होगा, पैराबोला। और जब बनेगा पैराबोला तो किधर होगा बेटा, ये जिसका पावर कम होगा। तो देखो बेटा, तो t = क्या आया, c, L पावर ½ है बेटा, तो जिसका पावर कम पैराबोला उसी पर बनता है, तो किधर बनेगा, L की तरफ। दैट इज आंसर, फैंटास्टिक। अब देखो बेटा, अब मैं कहूँ कि देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि अब मैं कहूँ कि इसका कौन सा ग्राफ है बताओ, ये वाला सही है कि नहीं। यहाँ t² कर दूँ और यहाँ L कर दूँ, अब बोलिए कैसा होगा। हाँ बेटा बोलिए, अब बोलिए कैसा होगा, यानी कि दोनों तरफ इसको क्या किया गया है, स्क्वायर कर दूँ। यदि बेटा मैं इसको स्क्वायर कर दूँ इस इक्वेशन को, तो t² इधर हो गया और इधर कितना हो गया बेटा, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो जब इसका स्क्वायर कर बेटा तो रूट का स्क्वायर L बन जाएगा।
बन जाएगा बेटा। देखो अब रूट बन गया। अच्छा अभी भी क्या होगा बेटा, यदि स्क्वायर कर दो तो नहीं, तो भाई ऐसे नहीं करो बेटा अब ना, क्यों ऐसे स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बेटा, ऐसे सिंपल में समझ लो बेटा। कैसे देखो बेटा, अब तो ये पैराबोला वाला नियम समझ गया ना। अच्छा अब देखो बेटा, यदि यहाँ पर मैं टी, देखो बेटा, यदि मैं यहाँ पर ना स्ट्रेट लाइन यदि हमको बनाना बेटा, और मैं यदि इसको रूट कर दूं, अब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनाना है ना बेटा, तो यदि मैं इसको रूट कर दूं बेटा ग्राफ पर, जो सीधे पावर ले लूं बेटा, अब क्या होगा देखो बेटा, अब क्या होगा, तो अब देखो बेटा यहाँ पर जब पावर आपने हम लोग ले लिए ना, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा अब यहाँ पर क्या बनना चाहिए, अब स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा, क्योंकि टी बराबर है बेटा सी और एल, एल है ना, एल हमारा रूट में है बेटा ना, और हमने ग्राफ पर ये पूरा ले लिया, तो अब इधर का पावर देखो कितना हुआ 1, इधर का पावर भी कितना हुआ 1, दोनों साइड पावर क्या हो गए बराबर, तो जब पावर बराबर हुए तो क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना। ठीक, अच्छा बेटा अब और भी क्या इसको किया जा सकता है बेटा, यदि मैं ग्राफ पर जैसे अभी टी स्क्वायर मैं यहाँ पे ले रहा था, तो आज अब देखो, अब मैं इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, देखिएगा, अब मैं इसको ले लूँ टी स्क्वायर कर दूँ, तो इधर क्या हो गया एल ले लूँ, अब क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, बात वही रही। अब चाहे ना बेटा इसको टी और इसको रूट एल कर दूँ, या दोनों की स्क्वायर कर दी, इधर टी स्क्वायर कर दूँ उधर एल कर दूँ, तो बेटा अब क्या बन रहा है देख रहे हैं ना, ये टी स्क्वायर हो गया, एल हो गया, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, तो ग्राफ है बनाते कैसे हैं, कहीं पर भी यदि आपको ग्राफ चेक करना है बेटा कि ये ग्राफ दिया गया जो ग्राफ है वो सही है या नहीं सही है, कहीं पर भी, तो आपको पहले कोई भी एक इक्वेशन क्या करना है, दोनों जो चीज़ें हों जिनके बीच ग्राफ बनाना है, मीन्स द बोथ फिजिकल क्वांटिटी बिटवीन विच यू हैव टू ड्रा एनी ग्राफ आर द चेक एनी ग्राफ। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी एनी इक्वेशंस, यानी कि जब हम उसको देखेंगे बेटा तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बनाते हैं या देखते हैं ना बेटा। चलिए अब आ जाओ बेटा अपने क्वेश्चन पर चला जाए, और यह बेसिक ग्राफ कैसे बनाते हैं कैसे देखते हैं बेटा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हायर मीन्स लेवल का क्वेश्चन है कि हम लोग के सामने। तो चलिए, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले ना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम लोग को क्या देखना होता है, पहले अपना बेसिक कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। पढ़ाई बिल्कुल एकदम से रूट लेवल से होनी चाहिए, जीरो से होनी चाहिए। ये नहीं ना बेटा कि डायरेक्ट जो है बस बड़े बड़े क्वेश्चंस आ करके और बता दीजिए बच्चे को चाहे ABCD आवे चाहे मत आवे, तो वो तो क्षण भर के लिए तो समझ सकता है बेटा कि अरे सर बहुत हाई फाई पढ़ाते हैं, तो सर बहुत हाई फाई पढ़ाते हैं बेटा, तो सर भी हाई फाई रह जाएंगे, तुम भी हाई फाई ही रह जाओगे। बेसिक रूट में कुछ आता ही नहीं, ABCD नहीं आता है। और कभी भी जैसे बेटा ना कि अचानक जब तक बेस नहीं तैयार होता है, तो अचानक केवल बड़ा क्वेश्चन देख करके उस समय को सॉल्व कर सकते हो कि हाँ अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन तैयार कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूट लेवल से पढ़ाई नहीं हुई है ना, तो इसलिए वो कभी तैयार नहीं होगा, कभी काम आएगा ही नहीं हुआ। अब तभी आएगा जब उतना ही वही वाला जस्ट एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा, तब तो ठीक रहेगा भाई, चलो ठीक है वो याद है कि ऐसे ऐसे किए थे, लेकिन ABCD पता नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है, तो कैसे आएगा। ठीक बेटा, आ जाओ। तो इसलिए हर चीज़ों का ना बेटा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हमेशा वहीं पढ़ना चाहिए, उसी चैनल पे पढ़ना चाहिए, उसी कोचिंग में पढ़ना चाहिए, उसी टीचर से पढ़ना चाहिए हमेशा, जो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ाता हो, और सब सिस्टमेटिक। चल बेटा आ जाओ, फिर तो आ जाओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे है बेटा। क्वेश्चन हम लोग का क्या है बेटा, ग्राफ एनालिसिस का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में बेटा। तो आइए चलिए, नंबर 1 है बेटा, कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम एट विच मूविंग बॉडी विच एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ए गिवन ना कैन अटेन्स इन इनिशियल वेलोसिटी। कह रहा है कि बेटा कि कितने देर में यह जो वस्तु जिसके लिए ग्राफ है दिया गया है वह इनिशियल वेलोसिटी को गेन कर लेगी। ओके बेटा, तो दिस इज समझिए क्वेश्चन को। अब यह है बेटा एक्सेलरेशन दिया है इस एक्सिस पर, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है बेटा ना। तो एक्सेलरेशन दिया है इस एक्सिस पर, टाइम दिया है इस एक्सिस पर बेटा। तो आप देखे होंगे कि यह क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट मेकर लेक्चर नंबर 2 है बेटा, तो उसका अंतिम क्वेश्चन था, यानी कि जहाँ पर बेटा कंसेप्ट मेकर जो लेक्चर हम लोग का बेटा लेक्चर नंबर 2 है ना, तो जस्ट उसका लास्ट क्वेश्चन यही है, जहाँ बेटा वहाँ जहाँ समाप्त किया था वहीं से यह लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। चलिए बेटा देखिए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बेटा
एक्सेलरेशन और ये है टाइम। और आपसे पूछ रहा है कि यह इनिशियल वेलोसिटी को कितने टाइम में प्राप्त कर लेगा, कब गेन कर लेगा। यदि देखा जाए बेटा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राफ में क्या दिख रहा है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है ना। तो यानी कि ये जो इतना हिस्सा है बेटा, ये जो इतना हिस्सा है ना, तो इसमें तो वेलोसिटी इसकी क्या रही है, कांस्टेंट, यानी इसी वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ रही होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद बेटा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी कि स्लोप कैसा आ गया बेटा, स्लोप माइनस हो गया है। तो स्लोप माइनस हो गया तो रिटार्डेशन हो गया, यानी कि देखो बेटा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है कंटिन्यूअस, और यहाँ पर जाकर एक्सेलरेशन क्या हो गया है, एक्सेलरेशन का मान 0 हो गया है, एक्सेलरेशन 0 हो गया है। तो कह रहा है कि वह इनिशियल वेलोसिटी को कब प्राप्त किया होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी तो दिया है नहीं, कितना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। चलो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए तो मैं बताता हूँ बेटा, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं बेटा ग्राफ में, अब यहाँ ग्राफ को पहले देख रहे हैं डाटा पूरा बेटा, यहाँ पर यह 2 है बेटा, यह 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया है, x बराबर यानी कि x बराबर यह 0 है बेटा, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, यानी कि यह x पर 0 है कि बेटा t कहा जाए तो t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर कितना है बेटा, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t बराबर 1 सेकेंड तक हुआ रहा है, उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हुआ है। चलो बेटा, तो अब यहाँ स्लोप की यदि हम बात करें बेटा, यह स्लोप कितना है, तो देखो बेटा स्लोप थीटा बराबर कितना हो गया, तो देखो बेटा थीटा बराबर हो गया 180। यदि मैं इसको अल्फा मान लूँ तो थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, जो हमको चाहिए, तो थीटा बराबर हो गया 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा। तो टेन थीटा बराबर क्या बेटा, टेन 180 माइनस अल्फा, यानी कि हमारा स्लोप कैसा है बेटा, माइनस 10 अल्फा लिख सकते हैं बेटा। तो इसको ले लें, इस एंगल को ले लिया जाए तो माइनस 10 अल्फा हो गया। अच्छा बेटा, अब इस एंगल के लिए मैं यदि स्लोप 10 अल्फा की बात करूं कि 10 अल्फा कितना हुआ बेटा, देखो 10 अल्फा बराबर कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू 1 से लेकर के 2, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 1 से लेकर 2 यानी कि कितना हो गया 1। तो देयरफॉर यू कैन राइट 10 अल्फा इक्वल टू -2/1, यानी कि 10 अल्फा बराबर क्या बेटा, -2 हो गया। देखो बेटा, तो यहाँ पर ये 1 बना हुआ बेटा, और ये हम लोगों का जो बेटा यहाँ पर अभी अब देखा जाएगा आगे क्या है ना बेटा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 सेकेंड है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 है, यानी कि दिस गैप इज ऑफ द 1 सेकेंड। यदि बेटा मैं इस लाइन को मैं सीधा ऊपर थोड़ा बढ़ा दूँ ना, तो यह एक स्ट्रेट लाइन सीधी बन रही है, स्ट्रेट लाइन। और इसका बेटा ये क्या है, इसका देखो बेटा यह इंटरसेप्ट, पूरा इंटरसेप्ट इतना है ना, पूरा इतना इंटरसेप्ट। तो देखो बेटा अब यह इतना इंटरसेप्ट को बेटा मैं यदि मैं सी डैश इतने को नाम दे दूँ, ये इतने को सी डैश मान रहा हूँ ना बेटा, और इसको मैं सी मानूँ, इतने को उसमें सी डैश मानूँ बीच वाले को। अच्छा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो यह जो इंटरसेप्ट बेटा देख रहे हो ये इतना, ये है 2, यानी कि पूरा इंटरसेप्ट की हम बात करें तो यह हो जाएगा हमारा सी डैश प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो बेटा ये इतना सी डैश हमारा, ध्यान देना बेटा, ये इतना, तो ये इतना हमारा सी डैश है, तो सी डैश, और ये इतना हमारा 2 है, ये इतना 2 है बेटा, ये 2 है हमारा, तो सी डैश प्लस 2 हमारा पूरा इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा, और यहाँ बेटा स्लोप की बात की जाए तो यह हमको एंगल तो हमारा ये होता बेटा, तो एंगल हमारा स्लोप यहाँ पर है, तो वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो यानी कि उतनी ही होगी, माइनस के साथ होगी। ओके बेटा, तो 10 अल्फा बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा, नहीं क्लियर हो गई तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आ जाओ। देखो बेटा अब इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो अब आगे बढ़ा जाए। अब मैं कहूँ बेटा कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो जानते बेटा कि स्ट्रेट लाइन यदि प्लस सी, यानी कि इंटरसेप्ट कैसा हो, पॉजिटिव, स्लोप कैसा हो, नेगेटिव, और जानते बेटा कि अभी स्ट्रेट लाइन पढ़े हो y बराबर mx प्लस सी होता है। तो देखो बेटा y बराबर mx प्लस सी होता है, तो हमारा c कैसा है, पॉजिटिव, और m कैसा, स्लोप कैसा है, माइनस, तो यहाँ लगा दिया माइनस। y पर क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है y पर, तो a हो गया, और m का मान कितना है, -2, तो माइनस तो है ही बेटा, देखो माइनस m का मान -2 है, तो -2x हो गया बेटा,
और प्लस सी डैश हो गया ना बेटा। अच्छा सी डैश अभी भी देखो बेटा ग्राफ में कि सी डैश बराबर 2 प्लस सी है, तो 2 प्लस सी हो गया। ओके बेटा, तो अब देखो बेटा, अब इक्वेशन में कहूँ क्या हुआ, तो ए बराबर क्या बेटा, और एक्स बेटा यहाँ पे ना, तो एक्स के स्थान पर बाद में टी रख दिया जाएगा, हम लोग का एक्स की जगह पर टी है। तो देखो बेटा अब ए बराबर कितना हो गया, -2x प्लस 2 और प्लस 4 हो गया। क्यों बेटा, 2 प्लस सी का मान भी निकालना हमको। तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अब ये सी का मतलब कि ये वाला इतना सी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, तो सी डैश के लिए बेटा जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल भी है ना। तो देखो बेटा अब ये इतना कितना हुआ, तो अब ये जो बेटा यह एंगल और यह एंगल ये भी अल्फा ही होगा ना, तो बेटा ये भी अल्फा होगा। अब देखो बेटा ये इतना क्या होगा, तो यह इतना ये है सी और ये है 2, तो हम लिख सकते हैं ना बेटा कि सी माइनस टू अपान क्या बेटा, सी-2 अपान यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है ना बेटा, यह भी 1 होगा ना, तो सी-2 अपान 1, और ये बराबर कितना है बेटा, ये बराबर है कितना, -2। ये बेटा ये है किसके बराबर, ये है 2 के बराबर, तो सी बराबर क्या बेटा 2 + 2, यानी कि सी बराबर क्या हो गया 4। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए, तो tan थीटा बराबर कितना बेटा, c-2 बराबर बाई 1, तो c2 बराबर कितना बेटा, c-2, तो c बराबर 4 हो गया बेटा। तो c बराबर जो बेटा, अब ये जो c की वैल्यू आई बेटा ना, ये c का मान आया, ये है 4। तो अब हम लोग किसके लिए देखें बेटा, कि इसके लिए, ये इतने के लिए देखें बेटा कि c का मान आया है, ये c की वैल्यू आ रही है 4। ओके बेटा, अब जा देखना बेटा, तो अब तो पूरा हम, तो c डैश बराबर कितना है बेटा, c डैश बराबर हमारा हो गया ना, सी डैश बराबर 2 + सी हो, यानी कि सी बराबर हमारा हो गया, देखो बेटा सी बराबर, तो सी बराबर हमारा पूरा सी इंटरसेप्ट हो गया 2 + सी। अब देखो बेटा, अब ए का हम लोग का इक्वेशन क्या था, ए इक्वल टू था 2, तो बेटा ए बराबर क्या था, -2x + 2 + 4, यानी देखो बेटा यहाँ पर ये सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 ना बेटा, 4, यानी कि सी पूरा सी इंटरसेप्ट देखा जाए बेटा, तो हुआ 2 + सी का मान 4, तो 2 + 4। अब कहेंगे कि सर 2 + 4, ये बेटा ध्यान देना, अब यहाँ पे 2 और ये 4 क्यों अलग अलग लिख रहे हैं, इसलिए अलग लिख रहे हैं बेटा कि जो सी की वैल्यू है ना, तो बेटा यह इतना, ये इतना, तो 2, यह इतना 2 तो पहले से दिया हुआ है, और ये इतना हम लोग का आ रहा है ना बेटा, ये इतना हम लोग का आ रहा है 4, बेटा देखो ये इतना हम लोग का आ रहा है 4, और ये इतना हमारा आ रहा है पहले से है 2, तो पूरा वैल्यू है देखा जाए तो हम लोग का हो गया बेटा कितना 4 और 2 6। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा यहाँ कि यह t बराबर 0 से और 1, यह लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक ना 0 से लेकर के 1 है, और इधर की लिमिट 1 से लेकर के अननोन क्वांटिटी t है। तो हम लोग बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो टाइम कब, अब यह कहेंगे सर कि यह ये जो टाइम है वो किसके लिए, t बराबर 2 है यहाँ पर, तो बेटा t बराबर 2 पर यह बता रहा है कि एक्सेलरेशन 0 हुआ है, लेकिन आपको वह टाइम बताना है कि जब वह अपने इनिशियल वेलोसिटी को गेन कर लेगा। यू हैव टू फाइंड दैट टाइम इन विच द बॉडी विल रिटेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फिर से अपने इनिशियल वेलोसिटी को प्राप्त करेगी, वो पता करना हमको ना बेटा। तो ये टाइम वह टाइम नहीं है जो t बराबर 2 है, वो अननोन क्वांटिटी है, हमको t निकालना है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है ना बेटा। तो चलिए अब जाते देखो बेटा, तो अब देखो बेटा इसीलिए हम लोग 2 और 4 को अलग अलग यहाँ लिखना होगा बेटा। अब जाते देखो बेटा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये बराबर होगा बेटा, अब इस 2 को हम पहले कर लें, तो 2 - 2x + 4, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, मीन्स कि जो दिया गया है बेटा क्वेश्चन उसका ये इक्वेशन बनेगा। अब जा देखना बेटा, अब एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं बेटा कि बेटा अब यहाँ तक पहुँच गए आप कि ये एक्सेलरेशन बराबर हो गया 2 - 2x + 4। अब देखो बेटा, अब जानते बेटा कि एक्सेलरेशन जो a बराबर होता है वह होता है dv/dt होता है बेटा। अच्छा अब जब भी यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी u हो जाना चाहिए, वो टाइम बताना है, तो फाइनल भी u, इनिशियल भी u, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी u हुआ है, तो अब v - u हमारा चेंज होता है, तो फाइनल भी u है, तो u - u यानी कि क्या हो गया माइनस, तो अब माइनस का मतलब क्या होगा बेटा कि v यानी हमारा जो dv है वह हमारा du हो गया, यानी फाइनल भी u है और इनिशियल भी u है।
तो बेटा यानी कि dv अपान dt की जगह पर लिख दिया हमने क्या बेटा, du अपान dt, du अपान dt, क्योंकि फाइनल भी और इनिशियल भी। अब du आप कहेंगे जीरो, तो हाँ बेटा जीरो ही होगा, du का मान अभी जीरो रख दिया जाएगा, तो du बाई डी टी इक्वल टू दो बेटा राइट हैंड में जो जैसे है 2 माइनस 2x प्लस 4। अब ये dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ले जाओ उधर, तो बेटा तो यहाँ dt हो गया, ये dt हो गया और ये dt हो गया। लेकिन लिमिट जीरो से पहला वाला जो 2 था बेटा, पहला वाला जो 2 था 0 से 1 है, और इसकी लिमिट उसके बाद में ना बेटा, या इसकी लिमिट 1 से लेकर t अननोन क्वांटिटी, 1 से लेकर के t यानी अननोन टाइम निकालना बेटा। क्योंकि du तो इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही चीज़ है, तो du बराबर 0 हो गया। तो आफ्टर अटेनिंग द इनिशियल वेलोसिटी, अब बेटा du बराबर 0 हो गया, तो 0 बराबर क्या, 2t 0 से 1 माइनस बेटा माइनस, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो दो कॉन्स्टेंट बाहर निकाले बेटा, टी स्क्वायर अपान 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 1 टू टी बेटा, तो लिमिट है 1 टू टी प्लस दो बेटा, वहाँ है 4 कॉन्स्टेंट बेटा बाहर निकल गया, और वो है टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1 टू टी। ओके, अब देखो बेटा और आगे बढ़िए, तो 2 यहाँ पे देखो 1 रखेंगे वैल्यू, तो 1 माइनस 0 यानी कि 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पर देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 से 2 बेटा ये कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे टी स्क्वायर बेटा टी स्क्वायर और 1 से टी की लिमिट है। अच्छा यहाँ पर क्या 4 बाहर निकाल दिया, 1 से टी वाली लिमिट है बेटा, और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। अब बेटा ये 0 हो गया इधर, और ये 2 हो गया बेटा, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ 4 बाहर है बेटा, टी माइनस 1 हो गया, और छोटा कर दीजिए, तो 0 बराबर कितना बेटा, 2 माइनस बेटा माइनस ये वाला, अब ब्रैकेट हटा दीजिए ना, तो ब्रैकेट हटा दो बेटा, तो क्या बन जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t माइनस 4, और छोटा करिए बेटा क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 सो मच, या 0 बराबर टी स्क्वायर माइनस बेटा, ये यहाँ पे देखो बेटा ये प्लस 4 है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 1 हो जाएगा, नहीं प्लस 1 हो गया। तो बेटा तो फाइनली क्या पाए आप, फाइनली पाए आप कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन। अब इसका फैक्टर होगा बेटा, आपको टी अननोन क्वांटिटी बतानी है, तो अब इसका फैक्टर होगा नहीं, तो श्रीराचार्य विधि लगा दीजिए ना, महान साइंटिस्ट इंडियन मैथमेटिशियन बेटा, तो टी का मान निकालने के लिए क्या बनाया था उन्होंने, ऐसा जब फैक्टर नहीं होता तो श्रीराचार्य विधि यूज करते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपान होल का 2a। अब बेटा अब यहाँ पर क्या है, ये b की वैल्यू देख रहे हैं -4 है बेटा, तो t बराबर क्या हो गया, तो t बराबर -4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, +4 हो गया यहाँ। अच्छा प्लस माइनस और अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर, बी का मान -4 है बेटा, तो -4 का होल स्क्वायर -4ac अपान 2a। तो जानते बेटा कि इसका डिवीजन इसमें भी होगा, इसका डिवीजन अंदर भी होगा, जब रूट के अंदर जाकर डिवीजन होगा तो इसके 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब 2 का यहाँ स्क्वायर हुआ बेटा, तो ये 2 प्लस माइनस आ गया, और जब यहाँ रूट के अंदर जाए बेटा तो 16 माइनस 4 यानी कि 12 हो जाएगा। 12 को लिख सकते हैं क्या, 12 को लिख सकते बेटा 4 इंटू 3 यानी कि 4 का 2 बाहर आ गया बेटा, तो 2 बेटा ये 4 का 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 16 है ना बेटा, तो हाँ ठीक है बेटा, तो 16 बेटा यहाँ 16 है, तो यहाँ पे 2 है ना बेटा, हाँ दो बेटा, तो यहाँ पे क्या इतना था, ये 16 है, 16 माइनस क्या था 4 यानी कि 12 हो गया, 12 का कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 3, 4 का कितना हो जाएगा बाहर 2, तो देखो बेटा ये दोनों चीज़ें एक ही जगह हो गई हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे हो गया हम लोगों का, देखो बेटा ये हो गया 2 अपान क्या बेटा, अपान 2 हो गया बेटा। अब जा देखना हो बेटा, रूट के बाहर कर लिया तो ऊपर को सॉल्व कर लिया पहले, तो 2, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, अब आया कितना हम लोग का 2 प्लस माइनस 3। अब माइनस क्यों नहीं रह सकता बेटा, कि इसलिए नहीं सकता कि √3 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.7, तो 1 यदि माइनस करेंगे तो 1.7 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1.7 यानी कि 0.3 के आसपास आएगा, और इसकी वैल्यू कभी भी जो टाइम है वह 0 से 1 से कम हो नहीं सकता। क्यों 1 से कम नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता बेटा 1 से कम, क्योंकि आपके इनिशियल ग्राफ में बेटा जो देखिए यहाँ पे जहाँ पे शुरुआत आपने सॉल्व किया बेटा, तो आपके इनिशियल ग्राफ में 1 सेकेंड तक तो आइसोलेशन कांस्टेंट रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद कितना समय लगा है केवल आपको ये बताना था, तो 1 सेकेंड तो ऑलरेडी हो ही चुका है, इसके बाद ही हुआ होगा, तो कभी भी पूरा टाइम 1 से कम हो ही नहीं सकता।
क्योंकि 1 सेकेंड तक तो आइसोलेशन रहा है ना, 1 सेकेंड तक। आइए रियल क्वेश्चन में देखिए बेटा, 1 सेकेंड तक तो आइसोलेशन रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहा है ना, तो यह 1 से कम इसका आंसर कभी भी हो नहीं सकता। ओके, तो अब ये इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं बेटा, ये हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है। तो अब इसका मान बेटा कभी 1 से कम नहीं हो सकता, तो इसका मान 1 से ज़्यादा जो होगा उसी पे निशान मारना होगा। अब देखो बेटा, तो बातें क्लियर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बीच में जब आंसर में हमारे साइन आएगी बेटा, तो यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद में जो साइन आएगी तो माइनस वहाँ कदापि नहीं हो सकता। तो बेटा अब इसका सॉल्व करेंगे ना, तो अब ये जो सॉल्व करने के बाद माइनस में जो बेटा देखिए यहाँ पर जो यहाँ की जो साइन माइनस थी, ये साइन क्या करेंगे हम हटा देंगे, क्योंकि माइनस कदापि नहीं हो सकता। तो जब माइनस नहीं हो सकता बेटा, क्या नहीं हो सकता कि कैन नॉट टेक ए नेगेटिव, क्योंकि टी का मान 1 से कम कदापि कोई पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल है बेटा तो टी बाय प्लस होगा, तो टी जब प्लस होगा तो टी बाय 2 प्लस ना √3, दिस विल बी द आंसर। 2 प्लस √3 इज योर आंसर। अब आप √3 का वैल्यू रखना चाहे बेटा, तो 2 प्लस 1.732 वैल्यू रख दें, और 2 और 1 3 होगा 3.7, तो 3.7 सेकेंड इज द आंसर, मीन्स द ऑप्शन परहैप्स दैट इज द ऑप्शन नंबर, perhaps the option number, this is the B. B is the correct answer. B is the correct answer. आओ देखो बेटा, तो B इसका करेक्ट आंसर बेटा, तो कहाँ पर है आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अच्छा हाँ दिया है ऑप्शन बेटा, तो 3.7, तो 3.7 इज एग्जैक्ट आंसर। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया। तो हाँ थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, तो इसको अच्छी तरह से आप देख लो बेटा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लिमिट में, यहाँ थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है बेटा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो कांस्टेंट सी, जैसे सी के 2 पार्ट में ले रहा बेटा, एक यहाँ से यहाँ तक के सी को लीजिएगा तो लिमिट जो होगी वह 0 से 1 रहेगी, और जो इसके बाद वाला जो बेटा ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन बेटा, उसके लिए लिमिट 1 से लेकर के 2 1 से लेकर के टी होगी अननोन। और यहाँ पे तो आइसोलेशन जाकर बेटा ना, आइसोलेशन कंटिन्यूस घट रहा है, तो आइसोलेशन 2t बराबर 2 सेकंड पर आइसोलेशन 0 हो गया है। तो आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे तो वेलोसिटी पूछ रहा है कि कब वह इनिशियल वेलोसिटी प्राप्त हो गई होगी। क्वेश्चन ये है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये जो बेटा सभी क्वेश्चंस ना थोड़ा सा टेक्निकल और अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी कि बहुत टफ क्वेश्चंस लेने से मतलब नहीं है ना, वो क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हो, मेन चीज़ हुआ है। तो देखो बेटा अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, व्हाट इज द वेलोसिटी x इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या बेटा कि x बराबर 4 मीटर है बेटा, मीटर में है ना, तो ये मीटर में है, तो कह रहा है कि यहाँ वस्तु की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो बेटा ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो अब यहाँ कंसेप्ट क्या होगा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा आइए देखा जाए। देखो बेटा जानते हैं कि हमको यहाँ पर कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो देखा जाए कि क्या सीधे हमारा एक्सेलरेशन से मीन्स एरिया से अपना क्वेश्चन क्या सॉल्व हो सकता है। तो सीधे बस एक लाइन लिखा बेटा, एरिया ऑफ द ग्राफ पर जाइए डायरेक्ट। तो एरिया आप जब जाएंगे बेटा तो जानते बेटा फार्मूला अभी देखे हैं कि एरिया बराबर क्या होता है बेटा, तो एरिया बराबर होता है क्या, एरिया बराबर होता है dy/dx, अभी आप पढ़े हैं बेटा। अच्छा dy पर क्या बेटा, तो जो यहाँ पर होता है उसी को बोलते हैं dy, और जो यहाँ होता है उसको बोलते हैं dx। तो dx पर हमारा x है और dy पर हमारा एक्सेलरेशन है बेटा। तो अब जा देखो बेटा, तो अब यह एरिया ऑफ द ग्राफ बराबर कितना हो गया, तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। ओके बेटा, एरिया बराबर हम नहीं जानते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की एरिया जानते हैं बेटा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब एरिया बराबर dy इंटू dx, एरिया dy का मान a इंटू x। अब देखो बेटा अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाया जाए कि एरिया बता रहा है a इंटू एक्स ना। अब देखो बेटा एरिया बराबर एरिया ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बेटा
डी बाई डी टी ले सकते कि नहीं ले सकते, बहुत कॉमन फार्मूला। तो डी बाई डी टी और इंटू एक्स कर दिया। अच्छा बेटा, अब यदि मैं इसको एक साथ ले लूँ, एक्स अपान टी को एक साथ ले लूँ तो ये डी एक्स, यानी कि यहाँ ये डी एक्स मान लो, तो ये डी एक्स अपान डी टी है, डी एक्स अपान डी वेलोसिटी होता है, तो वी इंटू डी वी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया बराबर वी इंटू डी वी, यानी साफ दिख रहा बेटा कि एरिया बराबर ए बराबर हो गया वी इंटू डी वी हो गया। तो बेटा एरिया बराबर, यानी एरिया बराबर क्या हो गया बेटा, तो एरिया बराबर वी इंटू डी वी हो गया बेटा। एरिया बराबर, जो बेटा एरिया है, तो एरिया बराबर ना बेटा, देखो एरिया बराबर क्या हो गया, वी इंटू डी वी हो गया। अच्छा, और एरिया तो अभी हम लोग निकाले ही थे बेटा, एरिया अभी हम लोग निकाले थे बेटा। एरिया बराबर कितना था, एरिया बराबर अभी हम लोग निकाले थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा देखिएगा, क्योंकि एरिया बराबर हम लोग को मिला है ए बराबर वी इंटू डी वी, और एरिया बराबर बेटा होता है क्या, अभी फार्मूले में क्या मिला बेटा कि वी इंटू डी वी मिला है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक, वेलोसिटी की लिमिट इनिशियल से फाइनल। अब यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ बेटा तो मिल गया वी स्क्वायर अपान टू इनिशियल से फाइनल। अब जो बेटा हाफ 1/2 को बाहर निकाल दूँ तो 1/2 बाहर हो गया बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब बेटा एरिया बराबर क्या मिला हम लोगों को, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू कितनी है आ रही है, तो एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मान कितना था 4, हाइट का मान कितना था 2, कितना हो गया बेटा, यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 4। अब दो बेटा, तो ये आया 4 बराबर क्या हो गया, देखिएगा 4 बराबर कितना हो बेटा, तो 4 बराबर हो गया हम लोग का हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये 2 इधर चला गया बेटा, तो ये बन गया 8 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 8, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया बेटा यू स्क्वायर। और यू का मान क्या है, तो बेटा शुरू में ही दिया हुआ है कि एक्स बराबर 0 पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, एक्स बराबर 0 पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 यानी कि 9 प्लस 8 यानी 17। तो वी बराबर कितना बेटा, √17, यानी कि वी बराबर लगभग 4.0 समथिंग, यानी कि आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में वी बराबर 4.1। तो वी बराबर 4.1 मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बेटा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बेटा। तो एक बार फिर से देख लें पूरे क्वेश्चंस को पूरा डिटेल। अच्छा, और बेटा सभी लोग ना बेटा, तो आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, कॉपी में जरूर लिखा होना चाहिए, नोट्स जरूर बना रहना चाहिए, ठीक। चलिए बेटा देखिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन, चलो बेटा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसका एक्सेलरेशन बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसके पास एक्सेलरेशन है। कह रहा है कि टिल 20 सेकेंड, कितने देर तक, 20 सेकेंड तक वह स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेट 20 सेकेंड एक्सेलरेट हुई है। इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या, टी बराबर 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड इसके बाद बेटा जब टी बराबर 20 सेकेंड के बाद में वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव की है ना बेटा, टू टी बराबर 40 सेकेंड, यानी कि टी बराबर 20 से लेकर के टी बराबर 40 तक वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की है बेटा ना। तो कह रहा कि व्हाट विल इट्स करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो कह रहा कि करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। चलिए हमारी बेटा आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान। अभी ग्राफ कैसे खींचा जाता है बताया हूँ। तो क्या कह रहा है बेटा इसमें, देखिए अब इस पर आंसर तक पहुँचने के लिए बेटा आइए, तो मैं आंसर कौन सा बेटा, तो आंसर है आपका सेकेंड। देखिए आंसर दिया बेटा सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट व्हाई एंड हाउ, ओके बेटा, व्हाई एंड हाउ। तो चलो बेटा आइए देखते हैं। जैसे मान लो बेटा कि ये कोई वस्तु है ना, ये कोई वस्तु बेटा, और पहले कहा है क्वेश्चन में कि पहले इसका ए की वैल्यू कांस्टेंट रही है, कब बताएं, तो ए की वैल्यू कुछ 20 सेकेंड ए की वैल्यू कांस्टेंट रही है ना। अब देखो बेटा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, तो जानते हो बेटा एक्स बराबर होता है क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, therefore you can put u equal to 0 and you will get x equal to half at square. Okay बेटा, half at square, this is the answer.
This is the answer. You have to plot the graph between the displacement and the time and you can write the graph like this. तो बेटा कब तक की बात हो रही है? अभी हम बात कर रहे हैं ना बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं केवल जब तक वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से था। तो x का पावर कितना बेटा 1, t का पावर कितना है 2, इस पे क्या ले लिया t, यहाँ पे क्या लिया गया है x, तो x का पावर कम, यस तो x पावर बोला किधर बनेगा, जिसका पावर कम होगा। तो किसका पावर कम है x का, तो यहाँ तक तो ग्राफ ऐसे हो गया। फैंटास्टिक, हाँ बहुत आसान फिजिक्स होती है बेटा। अब जा देखो इसके बाद क्या हुआ बेटा, तो देख बेटा अब इसके बाद क्या हुआ, तो कह रहा है कि अब ये कहाँ तक का पोर्शन हो गया बेटा, ये हो गया शायद 20 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये होगा बेटा 20 सेकेंड तक की बात हो गई। और इसके बाद कह रहा है ना कि वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चला होगा बेटा तो x बराबर क्या हुआ होगा, x बराबर जानते हैं बेटा कि x बराबर क्या होता है, x बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो मान लो वेलोसिटी उस समय हो चुकी है, वेलोसिटी ना बेटा वेलोसिटी मान लो उस समय हो चुकी है v और टाइम है t, तो x बराबर क्या होता है vt। तो x बराबर vt यानी कि x का पावर क्या है 1, t का पावर क्या है 1, क्या बनेगा अब बनेगा इसके बाद बनेगा स्ट्रेट ना लाइन, क्या बनेगा बेटा अब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन लग रहा है जैसे कैसा y बराबर mx, लग रहा बेटा y बराबर mx, उसके बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो y बराबर mx बनना बेटा। तो अब y बराबर mx यानी कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन। तो बेटा अब यहाँ से ओरिजिन से पास करता हुआ यानी कि इसके सामने ना, तो इसके सामने ओरिजिन से पास करता हुआ बेटा दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया 20 सेकेंड और ये इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा कितना 40 सेकेंड, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो यहाँ पर जो बेटा यहाँ पर क्या बना रहा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांस्टेंट आइसोलेशन a का मान कांस्टेंट बना रहा और यहाँ से आगे वेलोसिटी v का मान क्या हो गया, v का मान कांस्टेंट हो गया और आइसोलेशन a का मान 0 हो गया। ओके बेटा, तो दिस इज द आंसर। अब देखो बेटा इससे मैच करता हुआ कौन सा आपका है, तो देखिए तो अब देखो बेटा तो यह है यहाँ से यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट एक तरफ बेटा और यह कांस्टेंट हो गया इसके बाद, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब ये जस्ट उल्टा, यह वाला पोर्शन बेटा जस्ट उल्टा आंसर नहीं हो सकता बेटा, तो बेटा ये भी जस्ट उल्टा बना है आंसर नहीं हो सकता, यह बेटा क्या बना है जस्ट उल्टा बना है बेटा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके बेटा चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बेटा अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू, देखो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड सच दैट फर्स्ट ना बेटा, कह रहा है कि सच दैट फर्स्ट ए कम्स इन 12 सेकेंड। देखो बेटा कह रहा है कि 2 पत्थर एक साथ सिमल्टेनियसली एक साथ ऊपर थ्रो किए जा रहे हैं, 2 पत्थर जो है एक साथ ऊपर थ्रो किए जा रहे हैं बेटा, एक 12 सेकंड में 12 सेकंड में वापस आ जाता है एंड द सेकेंड बी कम्स इन 30 सेकेंड, और बी जो है वो 30 सेकेंड में ऊपर से मतलब वापस आ जाता है ऑन द ग्राउंड। अब कह रहा है कि फाइंड द गैप, फाइंड द ग्राफ बिटवीन रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टोन बी। कह रहा है कि बी का जो बी है, बी बेटा उसका ना उसका रिलेटिव पोजीशन बताना है आपको और विथ रिस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष उसका रिलेटिव पोजीशन बताना है और टाइम के साथ, यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द स्टोन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड टाइम का ग्राफ बताना है बेटा। चलिए बेटा अब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं बेटा, यह क्यों, ये या तो कंसेप्ट क्लियर हो या नहीं तो फिर देख करके मानना होगा कि कोई जो अच्छा लगे उस पर निशान मार दें ना बेटा, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। चलिए अब देखो बेटा सपोज किया जाए, यहाँ पहले टॉपिक पे चला जाए बेटा, तो देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पहला जो स्टोन है ना, जो पहले वाले को थ्रो कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 12 सेकेंड में वो आ जाता है वापस, यानी कि जब हम थ्रो करते हैं तो ज़मीन पे आने पर, हाथ में फिर से आने पर समय लेता है 12 सेकेंड। तो देयरफॉर द T1 इक्वल टू 2u/g, तो कितना T1 का मान 12 बेटा, तो 2u/g, यानी कि 2 से कैंसिल कर दिया जाए, u का मान निकाला जाए, तो पहला यानी कि जो फर्स्ट स्टोन ए है वह 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है वो सीधा ऊपर, और जो दूसरा है बेटा यदि ऐसे सॉल्व किया जाए T2 30 सेकेंड दिया हुआ है ना बेटा,
30 सेकेंड दिया है तो 30 का 2u/g। तो अब यहाँ पे देखा जाए बेटा u2 का मान कितना आ रहा है, तो ये कैंसिल होगा, 15 हो गया, तो 150 मीटर पर सेकेंड इसका है। तो एक स्टोन को, दोनों स्टोन बेटा t/0 पर सपोज किया जाए ना कि एक स्टोन को 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया हूँ, गया ऊपर और फिर वापस आ रहा है। अच्छा, आज जो दूसरा स्टोन है बेटा, देखिए जो दूसरा स्टोन है ना, तो इसको हम लोग 150 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं। तो देखो बेटा अब यहाँ पर यह गया और आया, तो 6 सेकेंड में ही इसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई पहले वाले की। और पहले 1 सेकेंड में क्या रहा, 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ही सेकेंड के समाप्ति पर यह पहुंचा होगा कहाँ पर, यह पहुंचा होगा 60 मीटर पर और यह पहुंचा होगा 150 मीटर पर पहले ही सेकेंड में। तो दोनों के बीच का यदि डिफरेंस देखा जाए तो 150 हो गया और एक 60 हो गया बेटा, है ना, यानी कि लगभग कितना 60 और 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है, यानी कि 60 बेटा 150 यानी 2 टाइम्स 2.3.5 टाइम्स के आसपास। तो ये पहले का ही गैप हो गया। अब x1 बराबर क्या, x1 की वैल्यू देखा जाए पहले वाले का बेटा, तो x1 की वैल्यू देखो तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हुआ और x2 पर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हुआ, यानी कि दोनों के बीच का जो डेल्टा x की वैल्यू रही वो क्या रही, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो टाइम के साथ में इसकी वैल्यू डेल्टा x की वैल्यू क्या टाइम के साथ में बेटा कांस्टेंट आ रही है ना। अच्छा, चूंकि हम लोग डेल्टा x निकालने के t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए हैं, ऑलरेडी हैज बीन टेकन इन द कैलकुलेशन, तो ले चुके हैं। तो टाइम के साथ में डेल्टा x की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रही है, क्योंकि ये t1 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, t1 t2 की भी वैल्यू ले चुके हैं, तो डेल्टा x बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना बेटा। अच्छा, लेकिन अब जब हुआ क्या कि यह पहले वाला बेटा तो गया और वापस आ गया, अब जब ये वापस आया तब तक ये अभी ये ग्राउंड पे आ गया, लेकिन ये अभी जाता ही रहा है ना बेटा, अभी जाता ही रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब ये ग्राउंड पर आ गया, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में ये अकेला बच गया, इसके बाद में ये अकेला बच गया। और जब ये अकेला बच गया बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब ये अकेला बच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यह केवल उसका वापस आना ना, उसका वापस आना यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताना हम लोग को, तो अब वह वापस आना h और t के बीच उसका ग्राफ बताना है। तो पहले रहा कांस्टेंट और फिर उसका h और t के बीच फ्री, अच्छा ऊपर से क्या होगा, फ्री फॉलिंग। अब फ्री फॉलिंग का अभी आपने ग्राफ पढ़ा हुआ था कि यानी कि कोई वस्तु जब ऊपर से गिर रही होती है तो उसकी फ्री फॉलिंग और h और t के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो पहले रहा कांस्टेंट और बाद में फ्री फॉलिंग का एच टी वाला ग्राफ हो गया। अब देखना है, इसी पर आंसर मारना बेटा। देखिए तो अब कैसे करेंगे बेटा, तो पहले रहा कांस्टेंट यानी कि टी बराबर बेटा यहाँ से टी बराबर 0 से लेकर के और कब तक, यानी कि 12 सेकेंड तक, 12 सेकेंड तक तो ये x कांस्टेंट रहा। और उसके बाद से बेटा क्या हुआ है, उसके बाद से देख बेटा 12 के बाद से ही 12 के बाद से अब यह जिसका पावर कम पैराबोला उधर ही घूमता बेटा। तो अब देखो पावर किसका कम है, x का, और यहाँ अब t है तो t का पावर h और t, तो बेटा तो h बराबर क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर ना। तो h का पावर क्या है 1, t का पावर क्या बेटा 2, पैराबोला किधर बनेगा h की तरफ, तो पैराबोला किधर बनेगा बेटा h की तरफ, यानी कि अब ये ग्राफ इसका इस तरह से होगा। क्लियर। अब देखो बेटा ग्राफ अब इस तरह से होगा बेटा, क्योंकि अब देखो बेटा इसके बाद हमको खींचना है 12 के बाद क्या होगा। क्लियर। तो अब देखो बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का इसमें इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है बेटा, तो हम लोग में इसका तो देखो बेटा अब यह इस कांस्टेंट नहीं है पहले, तो ये नहीं कि ये रॉन्ग दिया हुआ बेटा। यहाँ पर भी देख रहे बेटा ये भी रॉन्ग है, ये क्या बेटा ये बेटा ये करेक्ट आंसर है और ये भी रॉन्ग है, कि आंसर कौन सा बेटा, आंसर इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा। तो चलिए तो ये था हम लोग का कुछ क्वेश्चन बेटा जो ग्राफिकल कंसेप्ट पर बेस्ड थे। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर रोकते बेटा, और यहाँ पर कंसेप्ट मेकर लेक्चर्स जो हो रहा है बेटा, तो जस्ट इसको पूरा डिटेल में वीडियो को हमेशा शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए बेटा। चैनल जरूर सब्सक्राइब किए होंगे,
यदि नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर भी दीजिए बेटा। अदर आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी आपके परिचित, तो उनसे ज़रूर बताइएगा बेटा कि वो इस चैनल को पढ़ें, क्योंकि हम लोगों को चैनल को ग्रोथ कराना बेटा, चैनल को आगे बढ़ाना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, पढ़िए। और अपना कमेंट में बेटा जो भी कुछ आपको चाहिए, जहीं पर भी डाउट है तो कमेंट में बेटा हमको ज़रूर बताइए, तो मैं उस पर लेक्चर तुरंत ही ऑनलाइन आपको बताऊँगा और पढ़ाऊँगा। क्लियर बेटा? तो आप जरूर कहीं पर भी बेटा, इंडिया में कहीं से भी आप देख रहे हो लेक्चर, इंडिया में किसी भी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं बेटा, तो यह लेक्चर, यह वीडियो सबके लिए है। जो भी है बेटा इंडिया में, इंडिया के बाहर जितने भी हैं, तो जो भी है जहीं पर भी हैं आप बेटा, तो उसे पढ़िए। मैं पूरे ग्लोबल लेवल पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये सारी चीज़ें सब ग्लोबल लेवल पर, ग्राफ कैसे देखा जाता है, कैसे खींचा जाता है बेटा। ओके, तो फिर चलिए अगले मिलते हैं, फिर अभी लेक्चर 4 नंबर में मिलते हैं बेटा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के, क्वेश्चंस लेकर के मैं अभी आ रहा हूँ। क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।